आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्राइम वर्ल्ड के एक ऐसे दौर की जब सिर्फ एक आदमी ने तकनीक, सियासत और अपनी बेहिसाब क्रूरता के दम पर पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। ये सारी कहानी आईपीएस अफसर राजेश पांडे की किताब वर्चस्व पर आधारित है, जो इस पूरी लड़ाई के चश्मदीद गवाह थे। जानते हैं, किताब की ये एक लाइन ही उस पूरे दौर की कहानी बताने के लिए काफ़ी है। सोचिए, एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा शहर जो अचानक डर और हिंसा के एक गहरे अंधेरे में डूब गया था। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और कहाँ से। कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1997 की एक शाम से। जगह थी लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी। और इस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने क्राइम की दुनिया के सारे नियम, सारे कायदे हमेशा के लिए बदल दिए। एक नए किस्म के आतंक ने दस्तक दी थी। हुआ ये कि प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबलियों में से एक वीरेंद्र प्रताप शाही की राजधानी के सबसे पॉश इलाके में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये इतना दुस्साहसी हमला था कि इसने पूरे पुलिस महकमे से लेकर सियासी गलियारों तक में खौफ फैला दिया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो सबके होश उड़ गए। वीरेंद्र शाही के शरीर पर गोलियों के 126 निशान थे। 126! ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जो बता रहा था कि क्रूरता की सारी हदें अब टूट चुकी हैं। तो सवाल ये था कि आखिर इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे था कौन? और यहीं पर पुलिस की फाइलों में पहली बार ऑफिशियल तौर पर गोरखपुर के एक 23 साल के लड़के का नाम दर्ज हुआ, श्री प्रकाश शुक्ला। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को समझने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जिसने उसे पैदा किया। 90 का दशक, उत्तर प्रदेश। ये वो दौर था जब सियासत और जुर्म के बीच की जो पतली सी लाइन थी ना, वो लगभग मिट ही चुकी थी। उस जमाने में ना, अपराधियों को नेताओं की पनाह मिलना बहुत आम बात थी। उन्हें चुनाव जिताने, बूथ कैप्चर करने के लिए हायर किया जाता था। पर धीरे धीरे इन प्यादों ने अपने आकाओं को ही रास्ते से हटाना शुरू कर दिया और खुद गद्दी पर बैठने लगे। और यहीं से जन्म हुआ बाहुबली कल्चर का, जहां असली ताकत बंदूक की नली से निकलती थी। पुलिस के लिए ये एक बिल्कुल नई और सच कहूं तो एक तरफा लड़ाई थी। एक तरफ थी पुलिस जो गवाहों, अपनी पुरानी 303 राइफलों और हाथ से जांच करने पर निर्भर थी, और दूसरी तरफ था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके पास थी AK-47, मोबाइल फोन और सिर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ। तो इस माहौल में श्री प्रकाश शुक्ला का उदय हुआ कैसे? उसकी कहानी खून और खौफ से लिखी गई थी, और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था वो था एक हथियार। एक ऐसा हथियार जिसने उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। सब कुछ तब बदला जब शुक्ला ने बिहार के एक गैंगस्टर सूरजभान से एक डील की, और इस डील के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार 4 AK-47 राइफलें आईं। इस एक हथियार ने गैंग वॉर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। और इसके बाद शुक्ला ने जो तबाही मचाई उसका कोई हिसाब नहीं था। फरवरी 96 में AK-47 का पहला इस्तेमाल, जनवरी 97 में लखनऊ के लॉटरी किंग की हत्या, फिर मार्च 97 में वीरेंद्र शाही का वही भयानक कत्ल, और सितंबर 97 आते आते तो उसने दिन दहाड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार डाला। वो अब तक का सबसे खूंखार और वांटेड अपराधी बन चुका था। शुक्ला का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि राज्य सरकार को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। एक नई, एकदम एलीट पुलिस यूनिट बनाई गई जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF। इस टीम में प्रदेश के सबसे तेज तर्रार, सबसे बेहतरीन अफसरों को चुना गया, जिनमें से एक इस किताब के लेखक राजेश पांडे भी थे। और उनका टारगेट सिर्फ एक था, श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढो और खत्म करो। लेकिन शुक्ला को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं था। 9 सितंबर 1997 को उसने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी पुलिस फोर्स को सीधा चैलेंज दे दिया। लखनऊ के सबसे बिजी मार्केट जनपद में उसने इंस्पेक्टर RK सिंह को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियों से भून दिया। ये सिर्फ एक पुलिस वाले की हत्या नहीं थी, ये एक शहादत थी। इस एक घटना ने पूरी पुलिस फोर्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बची थी, ये पर्सनल हो चुकी थी। तब STF को एक बात समझ में आई कि शुक्ला का जो सबसे बड़ा हथियार है, यानी उसका मोबाइल फोन, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी था। और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े और शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस ऑपरेशंस में से एक।
अब ये एक हाईटेक चूहे बिल्ली का खेल बन चुका था। एसटीएफ शुक्ला के गैंग की हर कॉल को सुनती, मोबाइल टावर से उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाती और फौरन टीमें उस इलाके में भेज दी जाती। ये एक ऐसा मिशन था जो दिन रात 24 घंटे चलता था। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एसटीएफ की टीमें बिना थके, बिना रुके शुक्ला का पीछा करती रहीं और आखिरकार एसटीएफ का जाल शुक्ला के चारों तरफ कसने लगा। अब बस इंतजार था उस आखिरी मुआवजे का। सितंबर 1998 में एसटीएफ ने एक बहुत ही अहम कॉल इंटरसेप्ट की। पता चला कि शुक्ला दिल्ली में है और 22 तारीख को रांची के लिए फ्लाइट लेने वाला है। आखिरकार एसटीएफ के पास एक पक्की खबर थी, एक समय था और एक जगह थी। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर जाल बिछा दिया गया। हर तरफ एसटीएफ के लोग तैनात थे। लेकिन ऐन मौके पर शुक्ला ने अपना प्लान बदल दिया। वो एयरपोर्ट आया ही नहीं और अब एक जबरदस्त पीछा शुरू हुआ, दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ। और फिर 21 सितंबर 1998 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एसटीएफ ने शुक्ला की कार को रोक लिया। एक आम सड़क पर दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी और इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला और उसके 2 साथी मारे गए। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी का आतंक खत्म हो चुका था। जब शुक्ला की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक डायरी मिली और इस डायरी में कई बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के नाम थे। ये इस बात का सबूत था कि उसकी पहुंच और उसके इरादे कितने बड़े थे। श्री प्रकाश शुक्ला तो मारा गया, लेकिन एक सवाल वो आज भी पीछे छोड़ गया है। एक अपराधी के खत्म हो जाने से क्या अपराध का वो पूरा दौर, वो बाहुबली कल्चर सच में खत्म हो गया? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।